बहुत बहुत आपका स्वागत जिफलिफ रायपुर चैप्टर 2019 में। आपकी फिल्म देखिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे रंगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपने बनाई है, और हर रंग अपने आप में एक कहानी कहता है। इस फिल्म में एक आम इंसान के आक्रोश की कहानी भी है, एक ह्यूमन बिहेवियर का जो एक नेचुरल इनोसेंस होता है वो भी है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी भी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मेरी कोशिश ये एक ही थी। ये फ़िल्म एक्चुअली एडैप्टेशन है एक ब्रिटिश फ़िल्म, मेट्रो मनीला नाम की फ़िल्म थी। तो जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने वो मेट्रो मनीला आज तक नहीं देखी है। मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि अपनी फ़िल्म बनाते-बनाते मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं टूट गया था एक्चुअली ये फ़िल्म बनाते हुए, क्योंकि ये हम रोज़ जब शूट करते थे, तो मैं घर पहुंचता था और मतलब मेरी फैमिली को कहता था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा ड्रेन हूँ। हो रहे बहुत हैं। एग्जॉस्टिंग, बहुत ड्रेनिंग था इमोशनली। ये रोज़ इस परिवार की मुश्किलों को देखकर, और मतलब हम इसके ज़रिए मैंने एक एक्सपीरियंस किया था, कि जो लोग, जो इनविजिबल पॉपुलेशन है हमारे शहरों का, जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो रोज़गार की खोज में, जो जिनके मतलब घर ज़मीन सब कुछ बिका हुआ है अपने गांव में, और वो रोज़गार ढूंढते हुए शहरों में आते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी उनकी भी लव स्टोरी होती है, उनकी भी ज़िंदगी होती है, उनकी भी मुश्किलें होती है। हम इस इनविजिबल पॉपुलेशन की तरफ कभी देखते नहीं हैं। हम उनको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी गाड़ी में आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने एयर कंडीशन्ड अपार्टमेंट में आराम से जीते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली फिल्म है। तो थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग है, क्योंकि ये आप इन लोगों को जानते हो, वो आपका शहर चलाते हैं, लेकिन आप इनके बारे में जानना नहीं चाहते हो। आपकी फ़िल्मों में अक्सर ये देखा जाता है, और अगर हम सेटेलाइट की भी बात करें और भी फ़िल्म्स की बात करें, तो बहुत ही नॉर्मल कहानियाँ होती हैं, जो हमारे आस-पास होती हैं वो कहानियाँ। तो कहानियों को आप ढूँढते हैं या आपको कहानियाँ ढूँढ लेती हैं? वो कभी-कभी मैं ढूँढता हूँ, कभी कहानियाँ मुझे ढूँढती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब कहानी आपको, आपके दिल को छू जाती है उस तरह से कि आप मतलब सो नहीं पाते हो, तो वो उसकी तो फ़िल्म बन जाती है। जी। तो शाहिद मैंने ढूँढी थी, सिटी लाइट्स ने मुझे ढूँढा, अलीगढ़ ने मुझे ढूँढा। तो मेरी फ़िल्मों में मतलब वो होता है, कहानी कहानी और फ़िल्म मेकर, उनकी जो एक मैरिज है, वो आई थिंक इट इज़ मेड इन हेवन। इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें, तो जो म्यूज़िक है वो बहुत ही एक अटूट रिश्ता है, अगर हम फिल्म्स की बात करें और म्यूज़िक की बात करें, स्पेशली इंडियन फिल्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। और आपने शायद जब शाहिद में तो ऑफ कोर्स एक ही गाना था, वो भी ज़बरदस्ती किसी तरह से उसको प्लेस किया गया, ऐसा आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। लेकिन आपका झुकाव या लगाव जो है वो बहुत है म्यूज़िक की तरफ, और आप चाहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक भी इंडियन सिनेमा का उतना ही अच्छा माध्यम हो सकता है उस स्टोरी जी, को जी। आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि गाने हमारे एक जो हमारा जो सिनेमा है, वो उसमें सॉन्ग एंड डांस जो है, वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे थिएटर, हमारे कल्चरल रूट्स जो है, वो मतलब सॉन्ग एंड डांस में है। तो हमारे स्टोरी टेलिंग का भी एक अहम हिस्सा है। क्या हो गया था कि एक पॉइंट के बाद, जो एक 80s 70s और 80s का सिनेमा था, तो उसके बाद धीरे-धीरे से गानों को आइटम की तरह देखा गया, कि जहाँ गाना कहानी नहीं कह रहा है, कि एक रोमांटिक गाना है, एक मज़ेदार गाना है, एक आइटम सॉन्ग है, एक कैबरे है, ज़बरदस्ती तो जहाँ ज़बरदस्ती डालना है। गाने डाल देते थे। जी। लेकिन आप देखो, जो मास्टर्स थे हमारे, बिमल रॉय हो, गुरुदत्त हो, तो उनके गानों में मतलब कहानियों को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया थे ज़रिया गाने। हुआ करता तो था। जो, और उसमें एक्सप्रेशन था आर्टिस्ट का। मतलब उस वक़्त साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, ऐसे मतलब बड़े-बड़े पोएट्स लिरिक्स लिखते थे, और वो मतलब उस कैरेक्टर के अपने एंग्स्ट को, उसके अपने एक एक्सपीरियंस को गानों के ज़रिए बयाँ करते थे। तो जो धीरे-धीरे से ख़त्म हो गया था हमारी फ़िल्मों में। मतलब अब हम नए तरीके से, क्योंकि हम वेस्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हम गानों को मतलब अपने तरीके से फ़िल्मों में ढालने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हम जो अपना एक जो
बेसिक कल्चर है, जो बेसिक रूट्स है स्टोरी टेलिंग का, वो शायद हम पीछे छोड़ चुके हैं। वो रिवाइव होना चाहिए। वो और रिवाइव होना चाहिए। या तो गाना बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होता है, या तो गाना आइटम होता है, जी। लेकिन गाना कहानी का हिस्सा मतलब कम होता है। हमने इसमें कोशिश की थी, हालांकि गाना, क्योंकि गाना बना था फिल्म बनने के बाद, ओह कि जब सिटी लाइट्स फिल्म तैयार हो गई थी तो जीत गांगुली जो कंपोज़र है, उनको मैंने फिल्म दिखाई थी। तो पहला गाना जो इसमें शुरू में बनता है, जब वो गांव गाँव छोड़कर, चिरैया जो हाँ, सॉन्ग एक है। चिरैया, या तो वो गाना सबसे पहले बना था। तो जीत ने मतलब गिटार पे कुछ एक स्ट्रम किया था ट्यून, और उसी पर मैंने कहा यार इसमें कुछ गाना आ जाएगा। तो जो लिरिसिस्ट थे विराग विराग मिश्रा, तो विराग ने उस पर वहीं बैठे बैठे मतलब लिरिक्स लिखे थे, और वही प्रोसेस रहा। वो फिल्म देखते देखते जो भी लिरिक्स बने, जो मुस्कुराने की वजह, मतलब हम लोग सिगरेट ब्रेक के लिए नीचे गए थे एडिट रूम से, उस सिगरेट ब्रेक में वो गाना बना। तो वो गुनगुनाया जीत ने, हमने सुना, भट्ट साहब को सुनाया, भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देख बाकी सब ठीक है, मुझे लग रहा है हिट गाना है। और यही हुआ। मतलब ये मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सफल सुपर हिट सॉन्ग हाँ है। सुपर हिट सॉन्ग है। आज भी मतलब अरिजीत के सारे कॉन्सर्ट्स में गाया जाता है। बिल्कुल। आपने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि, और ऑल्दो ऐसा होता भी है, अगर कोई राइटर है तो उसको वो किरदार लिखने से पहले उस किरदार को जीना भी पड़ता है। आपका ये मानना है कि आपके जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस जितने भी किरदार होते हैं, उनको आप उसी माहौल में शूट करते हैं जिस माहौल की वो फ़िल्म होती है, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये ज़रूरी है या बिकॉज़ एक्टर तो एक्टिंग कर रहा है? देखिए मतलब हर फिल्म मेकर का एक अपना अप्रोच होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम आसान हो जाता है अगर जी। मैंने एक्टर को उस माहौल में, अगर एक जो डिस्कम्फर्ट का जो माहौल है उसी के अंदर उसको डालकर, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है कहानी का, आप ये सिटी लाइट्स है जैसे शाहिद थी, हमने उन फिल्मों में सीन्स जो लिखे थे और जो सीन्स फाइनली स्क्रीन पर आए हैं, वो सीन्स बहुत सारे वहीं पर सेट पर इवॉल्व हुए हैं। तो वो एक कैरेक्टर का जो एक रिलेशनशिप है अपने स्पेस के साथ, उस स्पेस को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म्स कहानियों से ज़्यादा कैरेक्टर्स और उनके जो स्पेसेस है उस पर होती है। तो इसमें आप सिटी लाइट्स में भी देखोगे, मतलब पूरा जो झगड़ा है वो घर के लिए है। वो एक मतलब घर छोड़कर, घोंसले को छोड़कर वो शहर आते हैं, शहर में भी मतलब रास्ते पर होते हैं, फिर मतलब वो उनको एक एक अंडर, ठग लेते हैं हाँ पहले। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं। तो वो जो स्पेसेस है, फिर वो लोग चले जाते हैं किसी एक चॉल में, और उससे कितनी खुशी मिलती है कि अरे अभी तो मतलब पक्का छत मिल गया हमें। तो वो जो एक स्पेस का जो एक कनेक्शन होता है इंसान से, वो मेरे लिए बहुत अहम होता है। और हमेशा हर फिल्म में मैं कोशिश करता हूँ, जैसे हालांकि मेरी फिल्म थी अलीगढ़, वो मैं अलीगढ़ में शूट नहीं कर पाया, लेकिन वो माहौल हमने मतलब हमने क्रिएट ढूंढते किया वो। ढूंढते बरेली में हमें मिला, और बरेली में जाके वो रिक्रिएट करना पड़ा। लेकिन वो छोटे कमरे, वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है एक स्पेस का, स्पेस का। वो मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्टर्स भी महसूस करें। तो इसमें जैसे राजकुमार और पत्रलेखा को मैं जब लोकेशन देखने गया था राजस्थान, तो उस गांव में सादड़ी में उनको मैंने छोड़ दिया था। हम 15 दिन तक वो लोग, राजकुमार ने तो एक जो दुकान थी वहाँ की लोकल फैब्रिक की शॉप थी, जी, जी। वहाँ पर उसने नौकरी कर ली थी, वहाँ बैठ गया था वो। उसने वहीं पर गांव से चमड़े के जूते जूते खरीदे थे, लिए। और वो मतलब बहुत ही हैवी होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली किसान के लिए होते हैं। जी। और मतलब वो चलते सालों तक। तो वो उसने जूते खरीदे, जूते उसने अपने बनाए, कपड़े पत्रलेखा ने और राज ने वहीं पर सिलवाए उसी गांव में, वहीं पर फैब्रिक खरीद के वहीं से कपड़े सिलवाए थे हमने, मतलब शहर में नहीं सिलवाए थे। तो वो वही एक उनके जो बोलचाल और उस पर भी अगर हम देखा जाए तो बहुत काम किया वो गया बोलचाल है। पे उन्होंने काम किया था, वहाँ जी। पर लोगों से इंटरेक्ट करके, लोगों जी। से राजकुमार में एक खासियत है जी। कि वो बोली बहुत जल्दी अपना लेता है हर फिल्म में। जैसे हुकुम जो उसमें एक यूज़ किया गया है, वो हुकुम, यूजुअली जो जी जी राजस्थान जी में जी एक जी रिस्पेक्टफुल जी 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 मैनर में बोला जाता जी है। अगर हम बात करें, जैसे आपने आपकी जो सिटी लाइट्स की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो कि अनटोल्ड छोड़ दिए गए या ओपन एंडेड छोड़ दिए गए।
तो वो क्या डायरेक्टर ये चाहते हैं कि हर देखने वाला ऑडियंस अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको कंसीव करे, या डायरेक्टर का कोई थॉट होता है उसमें? मैं जैसे कहा था कि ऑर्गेनिक एक प्रोसेस होता था। मैं उस वक़्त वो सीन को जैसे एक सीन है जहाँ पर वो बहुत शराब पीकर घर आता है। अब स्क्रिप्ट में वो सीन था ही नहीं। मतलब ये था कि वो अपनी बीवी से नाराज़ है क्योंकि वो डांस बार में काम करती है और वो मतलब उसे बात करना बंद कर देता है। ये इतना कुछ लिखा था सीन में, बहुत ही छोटा-सा एक डिस्क्रिप्शन था। लेकिन मुझे और राजकुमार दोनों को लगा कि एक मोमेंट चाहिए जहाँ पर, क्योंकि अगर एक ऐसा आदमी जो बहुत ही कन्वेंशनल थिंकिंग वाला हो, जो नहीं चाहता है कि अपनी बीवी वो उसकी बीवी काम करे। हालाँकि मैं उस पूरे शोविनिज़्म से मतलब मैं पर्सनली उससे हाँ, जुड़ता नहीं नहीं हूँ, आप बिलीव लेकिन उस करते हैं। कैरेक्टर की अपनी वो शोविनिज़्म है। वो अपनी उसके रूट्स है वहाँ से। तो वो जब पहली बार काम उसको मिलता है, तो उसमें मैंने दिखाया नहीं है कि वो पूछता है कि पैसे कहाँ से मिले? और वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और फिर आप अगले शॉट में सिर्फ़ ये देखते हैं कि दोनों अलग-अलग अलग-अलग बैठकर कोने में बैठ के रो रहे हैं। वेरी नाइस शॉट। तो वो मतलब वो मोमेंट अपने आप बन गया था, वो लिखा नहीं गया था। तो वो मोमेंट वहाँ से वो वही जो ड्रंक होके आता है, वो उस दिन राजकुमार ने खूब शराब सचमुच पी ली थी। और बड़ा रिस्क था क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था। तो वहाँ का जो एलिवेटर शाफ्ट था वो खुला था। तो वो बार-बार राजकुमार कहता था, मैं मतलब हम लोग 5वें माले पे थे, तो बोला मैं तीसरे माले से चढ़ के आऊँगा ताकि मेरी साँस फूल जाए। और मैं बार-बार बोल रहा था कि भाई तुम ये मत करो, रिस्क है, गिर जाओगे। तो हमें 3 लोग भेजने पड़ते थे ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि उसने इतनी पी ली थी। तो मुझे उस दिन ऐसा भी लगा था कि शायद अगर वो शराब पीता नहीं है, वो नॉन ड्रिंकर है, पूरी तरह से टीटोटलर है। तो उसने शराब पहली बार पी थी और मतलब जिस तरह से पी थी, मतलब कोई देखेगा तो शराब पीना बंद कर देगा। मतलब वो अल्कोहलिज़्म का मतलब ट्रीटमेंट है अपने आप में। कॉफ़ी मग के अंदर मतलब उसने खूब सारी चीप वोडका ऑरेंज जूस के साथ, गरम ऑरेंज जूस के साथ उसने मतलब वो जस्ट पीते बिकॉज़ गया। मतलब सीन के लिए उन्होंने ये नहीं, और किया, वो या? ऐसे ही पीते गया। उसने बोला सर अच्छी लगने लगेगी तो मैं पीने लगूँगा। तो उसने मतलब, लेकिन मैंने कहा भाई मैं पीना बंद कर दूँगा तुम्हारे चक्कर में, कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये जिस तरह से पी रहे हो। और जी। कॉफ़ी मग में क्यों पी रहे हो? तो गंदे से कॉफ़ी मग में पी रहा था। तो उसने, लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। तो हमारा एक एग्रीमेंट था कि भाई तुम पी के देखो, हो पाएगा तो कर लेना, नहीं तो अगले दिन एक्टिंग कर लेना तुम पीने जी, की। अगर हम बात करें आपकी फ़िल्म की हीरोइन की बात करें, पत्रलेखा, जी। ये नाम आई थिंक स्क्रीन नेम दिया गया है नहीं, नहीं, उनको। पत्रलेखा का ये ओरिजिनल नेम है। अच्छा, एक्चुअली उसका किसी ने उसको उस वक़्त सलाह दी थी कि उसका नाम ब अन्विता कर अन्विता दीजिए। कर दिया जाए। हुँ। तो अन्विता कुछ दिनों तक चला, तो भट्ट साहब, महेश भट्ट ने कहा कि भई इतना खूबसूरत नाम है पत्रलेखा, आप मतलब ये अन्विता क्या है? अन्विता तो किसी का भी नाम हो सकता है, पत्रलेखा सिर्फ़ इसका नाम हो सकता है। हुँ। तो हमने मतलब वी वेंट बैक टू आवर ओरिजिनल नेम, और वो इतना खूबसूरत नाम है। तो वो बिल्कुल। पत्रलेखा बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत स्पेशल लड़की है हाँ, और बड़ा बहुत पोएटिक है। अर्बन लड़की है हुँ, वैसे। उसकी अपब्रिंगिंग जो है शिलांग में बड़ी हुई है, हुँ। और बैंगलोर बंगाली में भी बंगाली किया। फैमिली की है, हुँ, और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी है। हुँ। बहुत ही इंडिपेंडेंट आज की पर मॉडर्न लड़की मॉडर्न है। लड़की है। तो उसके लिए ये रोल करना, और उस वो एक्टिंग स्कूल से नहीं है जैसे राजकुमार एक्टिंग स्कूल से है। हुँ। तो मैं पत्रलेखा को हमेशा कहता हूँ कि तुम राजकुमार एक्टिंग स्कूल से हो, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो लेकिन तो पत्रलेखा के लिए मतलब बहुत चैलेंज था ये, जी, कि एक तो बिल्कुल। सामने राजकुमार है, जी। जो मतलब वो इतना अच्छा, इतना मतलब बेहतरीन एक्टर है, हुँ। वो आपके सामने हो, और मतलब आसपास भी सारे एक्टर्स अच्छे थे। लेकिन पत्रलेखा ने मतलब वो कुछ एक ट्रिगर था उसके अंदर, जी, जो अ, अच्छा उन्होंने अपने हाँ, वो किरदार ट्रिगर को हो गया, और निभाया। वो कभी थोड़ी बहुत ना एज़ अ डायरेक्टर छल कपट थोड़ा-सा करना पड़ता है। तो जी, एक जी। शुरू-शुरू में मुझे लग रहा था कि पत्रलेखा शायद अ, वही कर रही है जो राजकुमार कर रहा है। तो दोनों का मीटर एक जैसा लग रहा था मुझे, और मैं उस चीज़ से थोड़ा नाखुश था। मैं चाहता था कि वो अपना कैरेक्टर बनाए। जी, तो वो अपनी आइडेंटिटी हाँ, उनकी एक रहे। उस कैरेक्टर की अपनी आइडेंटिटी हो, हुँ। तब जाके ऑडियंस के लिए वो कैरेक्टर अलग लगेगी। जी, उसकी बिल्कुल। बहन नहीं लगनी चाहिए, उसकी बीवी है वो। जी। तो मैंने मतलब फिर थोड़ी-सी चालाकी की, मतलब दूसरे दिन वही चल रहा था।
तो मैंने सेट के सामने, जो मैं कभी करता नहीं हूँ, मैंने खूब ज़ोर से डांटा और बहुत चिल्लाया सेट पर। उसको, पत्रलेखा को बहुत डांटा, और मतलब राजकुमार आ गए, सर ऐसा क्या हो गया, मतलब आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं मुझसे, उससे नाराज़ क्यों हो रहे हैं। मतलब राजकुमार बोले तुम बीच में मत पढ़ो। तो राजकुमार ने भी कभी ऐसा बर्ताव मुझसे देखा नहीं था, तो राजकुमार भी साइड पे हो गया, वो भी सल्ट करने लगा। तो कभी-कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है नहीं, डायरेक्टर वो को। रोने लगी, पत्रलेखा फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि मैंने इतना सेट के सामने इतना कुछ कह दिया जो मैं कभी नहीं कहता हूँ। लेकिन उस चीज़ ने पत्रलेखा को खोल दिया। मैंने फिर राजकुमार को समझाया कि मैं उसको ओपन करना चाहता था, और मैं कोई इतना फास्ट कोई सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। तो कभी कभी आपको करना पड़ता है। उसके बाद मतलब मैंने पत्रलेखा को बहुत सारा, मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, एनकरेज किया नहीं या एंकरेज नहीं किया उसको, मतलब बहुत मिठाई खिलाई मैंने। वो रात को हम लोग डिनर पे गए थे, तो उसको लाल मांस और वो जो अपना दाल बाटी चूरमा जी, जी। बहुत खिलाया मैंने। मैंने अच्छी होटल में जाके, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके मतलब उसको ट्रीट कंपनसेशन दिया। दिया आपने डाँट का, कंपेंसेशन दिया, दिया? लेकिन मैंने कहा जो किया ना वैसे ही करते रहना। जी। अगर हम बात करें आपकी, जैसे आप कह रहे हैं, आपने कहा कि स्पेस आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आप उसको कहीं न कहीं अपनी फ़िल्म में यूज़ करते हैं। वैसे ही शायद खाना भी, क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई वो खाना खज़ाना से हुई। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब उससे समझ में आता है कि इनर जो पर्सनैलिटी आपकी है, कि आप बहुत बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तभी आपकी फ़िल्म्स के सब्जेक्ट्स भी वैसे होते हैं। तो ये कुछ पर्सनल है या प्रोफेशनली ऐसा आप, या आप बहुत कीन ऑब्जर्वेंट हैं कि जो ऑब्जर्व करते हैं उसको आप बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ मैं है ये? कीन ऑब्जर्वर तो पता नहीं, वो तो आपको कहना है। जी। वो मतलब ऑडियंस डिसाइड करती है कि कीन हूँ या नहीं। लेकिन आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं अपने जो माहौल है उस पे, मतलब मेरी कहानियाँ जो है रिएक्शन होती है। मेरी फिल्म थी दिल पे मत ले यार, वो भी माइग्रेंट स्टोरी थी। तो उस माइग्रेंट स्टोरी को इसमें, वो तो माइग्रेंट्स है, जो मार्जिनलाइज्ड बहुत सारी कम्युनिटीज़ है। तो मैं मतलब कई बार उनकी कहानियों में मतलब बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उनकी कहानियाँ कोई कहता नहीं है। तो ये मेरा अपना एक कि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इतनी डाइवर्सिटी है मतलब ये इन मतलब अंदर से ही है अंदर आपके, से ही मतलब है आप। कि, जी। और मुझे बार बार लगता है इतनी डाइवर्सिटी है, और हम क्यों उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में। तो मेरा एक फ्रस्ट्रेशन होता है जब मैं फिल्म भी देखता हूँ कि भाई वही का वही कैरेक्टर वैसे ही वैसे, वो भेड़चाल में तो क्यों एक चल था, रहा है? मतलब मुझे भेड़चाल का भी हिस्सा नहीं होना था मुझे। कि उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में वही बड़े मेंशंस और वही एनआरआई कहानियाँ जब मैंने शुरू लेकिन किया था। अक्सर ये भी देखा जाता है, जैसे अगर हम फिल्म्स की बात करें तो दो तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं, कि एक ये होता है कि अगर हम आम जिंदगी में वैसे ही हमारे पास इतनी परेशानियां हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब हम 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम लार्जर देन लाइफ या आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। और दूसरा थॉट ये भी है कि जो हम आसपास हमारे जो कहानियां हैं, हमारा किरदार है, या कई लोग हम खुद भी अपने बारे में उतना नहीं जानते, जो कि पर्दे पर कई बार देखते हैं तो उससे रिलेट करते हैं कि अरे ये तो हमारी ही कहानी है। तो कितना डिफिकल्ट होता है एक डायरेक्टर के लिए नहीं, कि मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाना, बिकॉज अगर वही चीज़ वो ऑडियंस देख रहे हैं और अपनी ही कहानी को अगर उसे देखना है तो वो इंटरेस्टिंग देखें। हाँ, नहीं वो फाइनली फिल्म मेकिंग एक एंगेजमेंट का मीडियम है। आप ऑडियंस को, आपको एंगेज करना पड़ता है आपकी कहानी में। तो वो जो प्लॉट के जो अपने मूवमेंट होते हैं, जो स्क्रीन प्ले का एक मूवमेंट होता है, वो आपको बना के रखना पड़ता है। ये कैरेक्टर्स नए हैं, और मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब मेरा मानना हमेशा रहता है कि भाई इतने सारे मेरे कोलीग्स हैं जो इतनी एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाते हैं, मैं भी उनको देखता हूँ। तो मैं वो काम उनके लिए उन पे छोड़ देता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। तो किसी ना किसी को ये कहानियाँ कहनी चाहिए, और मैं कहता हूँ। हालांकि मैं भी अभी एक कॉमेडी बना रहा हूँ, जी। बट वो एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन उसके अंदर भी एक कोई सोशल एक ट्रूथ है, एक जो सच्चाई है हमारे देश की, हमारे सोसाइटी माहौल की, की। सोसाइटी की, और एक नया कल्चर है जो उस फिल्म के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अक्सर वो एक अटेम्प्ट रहता है, जॉनर बदलता रहता है। कॉमेडी होती है, सिमरन जैसे एक मतलब कॉमेडी थ्रिलर के जोन में थी, लेकिन उसमें भी वो जो एनआरआई कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड होती है, कि जो मतलब फार आउट, हम लोग को यहाँ लगता है कि जो अमेरिका में रहता है वो मतलब बहुत ही बड़े बड़े घरों में रहता है और बहुत पैसे कमाता है, लेकिन वहाँ भी मतलब एक हिंदुस्तानी वहाँ जाके भी स्ट्रगल ही करता है। तो उन स्ट्रगल्स को मुझे दिखाना था, उस मिडिल क्लास इंडियन अमेरिकन फैमिली की ज़िंदगी कैसी होती है।
तो वो हमेशा मतलब वो कोशिश रहती है कि आप एंटरटेन करते हुए ये सारी चीज़ें करें। हाँ, जो कि सिटी लाइट्स में बहुत खूबसूरती से आपने जी, किया है, जी, जो फ्लैशबैक्स और मतलब उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर एक जी, स्टोरी को कहा जी। गया है। एज़ अ डायरेक्टर आपको भी लगता है ऐसा कि बहुत ऐसा कुछ है जो आप अभी और भी करना चाह रहे हैं? ऑल्दो अभी करना चाह ही रहे होंगे, बट कुछ ऐसा बैक ऑफ द माइंड है कि वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है, किसी भी कारण से? मतलब मैं चाहता हूँ कि सिटी लाइट्स जैसी फ़िल्म 150-200 करोड़ कमाए। ये तो बिज़नेस की बात हुई, आप अपने काम की कि आप एज़ अ डायरेक्टर और आपने नहीं, इतनी उसे अच्छी-अच्छी उसे मूवीज़ दी मतलब हैं। 150-200 करोड़ मतलब एक वो होता है, एक मापदंड है, हाँ, कि जिसकी लोगों वजह को से लोग पसंद करें उतना। नहीं, उससे मतलब ये है कि हम ऐसी और कहानियाँ कह सकते हैं। हुँ। अगर ऑडियंसेस टिकट खरीदे और मेरी फ़िल्में देखें, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं और फ़िल्म बना पाऊँगा। नहीं तो मुझे भी भेड़-चाल का हिस्सा बनना पड़ेगा क्योंकि यही मेरा रोज़गार है, यही रोज़गार मेरा है। कारोबार है। जी, बिल्कुल। अगर ये हम बात करें जैसे आपने कहा कि ये रोज़गार है और तो कई बार आपको ऐसा लगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा किसी भी स्टोरी को लेकर या किसी मैंने बहुत साल किया है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब वो शाहिद से जो मेरी फ़िल्म थी 2012 में हमने बनाई थी। तो उससे पहले मैंने बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनाई जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगा, मैंने वो फ़िल्में बनाई क्योंकि मुझे उस वक़्त मेरी मुझे वो मुझे लगता था कि उन फ़िल्मों के ज़रिए शायद पैसे मिलेंगे मुझे हुँ, और हुँ। मेरी फ़िल्मों को हुँ, हुँ, हुँ। और मैं आगे चल के अपनी बात कह पाऊँगा। लेकिन उसमें असफल रहा। हुँ, वो हुँ, हुँ। मतलब एक था ऊपर वाले का वरदान था कि हुँ, वो हुँ। फ़िल्में नहीं चली। ना चली, कुछ रिलीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि अगर अगर मतलब फ़ेल ही होना है तो मतलब थोड़ा-सा शान से फ़ेल हो। आपकी फ़िल्म्स में यूजुअली सिनेमेटोग्राफ़ी जो है वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, जो कि स्टोरी को अपने आप ही जैसे कहते हैं कि कोई बिना डायलॉग के भी एक जो सीन है वो अपने आप में बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है। तो आप उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देते हैं या उसके ज़रिए भी आप अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो विज़ुअल वही है। मैं कैमरामैन को हमेशा ये कहता हूँ कि भई आप भी मेरे साथ कि जो ज़िंदगी मैंने ऑब्ज़र्व करके जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप यहाँ कैमरा के ज़रिए ऑब्ज़र्व करिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा कैमरा हमेशा एक ऑब्ज़र्वर होता है। नहीं, इमेजिनेशन करना बिकॉज़ डायरेक्टर इमैजिन कर लेता है, वो हाँ, अपनी फ़िल्म अपने अंदर बना नहीं चुका होता वो है, बट उसको एग्ज़ीक्यूट कराना, वो भी एक बहुत डिफ़िकल्ट वो है पार्ट होता मतलब है, एक बहुत फ़िल्म मेकिंग एक बहुत ही कोलैबोरेटिव आर्ट है। आर्ट है। तो उसमें डायरेक्टर तो मतलब सिर्फ़ टैलेंटेड लोगों को जमा करके उनसे अच्छा काम निकालता है। हुँ, हुँ, वो काम निकालना ही हाँ, डिफ़िकल्ट है, वो काम निकालना मतलब उसको इंस्पायर करना। इंस्पायर करना। तो हर इंसान उस सेट पर अगर इंस्पायर्ड रहा, तो फ़िल्म अच्छी बनेगी। हुँ, हुँ, हुँ। अगर उसमें कोई भी इंसान इंस्पायर्ड नहीं रहा हुँ, हुँ। या उसको लगा कि नहीं ये मैं क्यों कर रहा हूँ, शायद ये जो कर रहा हूँ वो कॉम्प्रोमाइज़ है, हुँ, तो वो हुँ। मतलब फिर धीरे-धीरे से ट्रिकल होता है। हुँ, हुँ, यूनिट हुँ। में एक एनर्जी जो होती है यूनिट की, वो जैसे ख़राब होती है, वो फ़िल्म में दिखती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो वही कोशिश करता हूँ कि भई अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करूँ। हुँ, हुँ। हर फ़िल्म में नया कोई होता है जो शूट करता है। इसका सिनेमैटोग्राफ़र देव अग्रवाल करके हुँ, हुँ, हुँ। था जो फ़िल्म इंस्टीट्यूट का तभी रीसेंट पास आउट था, उसकी पहली फ़िल्म है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ट्राई करता हूँ एक तो जो इंस्पायर्ड और हंग्री हुँ, हुँ, ये हुँ। दोनों चीज़ें भूख बहुत ज़रूरी होती है। अपने आप को, अपने काम को दिखाने की जो भूख होती है, हुँ, एक हुँ। कहानी जो डायरेक्टर में कहानी कहने की भूख होनी चाहिए। हुँ। एक सिनेमैटोग्राफर में अपने विजुअल्स को उस कहानी को विजुअल के ज़रिए कहने की भूख होनी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। एक कंपोज़र को उन शब्दों को फ़िल्म के की कहानी को कहने की भूख होनी चाहिए थ्रू मेलोडी। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो जो भूख है, हुँ, मैं हुँ। वो ढूँढता रहता हूँ हुँ, हुँ, हुँ। कि अगर किसी में भूख नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको आर्टिस्ट बनने का हक नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल और जो इंस्पिरेशन की आपने इंस्पिरेशन की बात की कि आप अपने सेट पर हर अपने आपके जो कोलीग्स होते हैं उनको इंस्पायर करके रखते हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जो ये भूख आपने कही कि बाकी लोगों में ढूँढते हैं आप, तो ये कहाँ से डेवलप होती है? क्या ये आपके जैसे हालाँकि आपने कहा कि आप खुद उसी तरह के इंसान हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है चाहे वो बचपन में हो या इंसान की नेचर में हो, जो इस तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा आपको लगता है कि कुछ आप हर में इस बार चीज़ कोई में नई इंस्पिरेशन होती है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं सिटी इसको लाइट्स के लिए क्या इंस्पिरेशन थी? सिटी लाइट्स तो सिटी लाइट्स एक्चुअली मतलब एकदम एक्सीडेंट था। मैं
उस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं। राजकुमार को साइन किया था महेश भट्ट ने। स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, एडेप्टेशन के राइट्स उन्होंने ले लिए थे, और उन्होंने भट्ट साहब ने शाहिद देखी और मुझे उन्होंने ऑफिस बुलाया, बोला कि ये कहानी है, तुम करोगे? तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही थी कि भाई मैं वो ओरिजिनल फिल्म नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपने टाइप हो जाएंगे। इमेजिनेशन को क्लाउड नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, ये जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को मैं अडेप्ट करूंगा। तो राइटर हालांकि थोड़ा सा नाराज़ भी था, क्योंकि स्क्रिप्ट को बहुत बदल दिया हमने, इम्प्रोवाइज करते 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 हमने बहुत कुछ कर दिया। पहले ये कैरेक्टर हिमाचल में बेस्ड था, ओके। तो मुझे लगा हिमाचल से बम्बई का सफ़र मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। ज़बान मुझे राजस्थान का मुझे ज़्यादा तजुर्बा है, तो मैंने राजस्थान में वो उसकी पृष्ठभूमि को हाँ तैयार किया। उसको, तो वो मतलब इसमें इंस्पिरेशन, मैं इसमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर राजकुमार से हुआ। तो वो मतलब अक्सर मेरी बहुत सारी फिल्मों में मतलब मेरे एक्टर्स मुझे इंस्पायर करते हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसे आपने कहा कि फिल्म जो है, तो सिटी लाइट की कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जो बहुत ही मेमोरेबल रहा हो, चाहे वो एक्टर्स को लेकर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स के साथ हो, चाहे वो प्रमोशन को लेकर हो या फिल्म रिलीज़ को लेकर हो, जो कि आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो? अब मुझे मतलब याद नहीं, सिटी लाइट्स का सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट है, सिटी लाइट से जुड़ा हुआ है लेकिन सिटी लाइट्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है। सिटी लाइट्स को ख़त्म करने का बड़ा प्रेशर था। मुकेश भट्ट जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, वो मतलब हमेशा बहुत प्रेशराइज करते हैं अपने डायरेक्टर को कि फिल्म जल्दी डिलीवर कर दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। तो बहुत प्रेशर किया हुआ था। तो मैं फिल्म की मिक्सिंग कर रहा था, फाइनल मिक्स पे था, और मतलब उनका बार बार फ़ोन आ रहा था कि हो गया हो गया हो गया। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया एक दिन मिक्सिंग पे, कि वो मुकेश जी का बार बार फ़ोन आ रहे, काम ही नहीं करने दे रहे। तो मैंने फ़ोन बंद करके रखा था और मैं मिक्सिंग में बैठा था, और जब ब्रेक हुआ तो मैंने मोबाइल फ़ोन ऑन किया, देखा कि मतलब भर के मिस्ड कॉल अलर्ट्स थे, उसमें मुकेश जी का एक भी नहीं था। और मैंने फिर देखा, भाई मेरे कुछ मित्रों का फ़ोन था, उनको फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ? बोला यार नेशनल अवार्ड मिला है तुमको। मैं बोला किस चीज़ के लिए? बोला शाहिद के लिए। तो वो जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो पता भी नहीं था कि अनाउंस होना था। तो वो बड़ा राजकुमार शूटिंग कर रहा था डॉली की डोली करके फिल्म। उनको भी शायद उसी वहीं के सेट पे हाँ, पता वो चला उनके सेट था। पे पता चला जी। राजकुमार को। फिर मैं राजकुमार को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, तब तक तो फ़ोन बंद ही ना हो। मुकेश जी बेचारे का फ़ोन मतलब मुझे कोई रात को 11:30 बजे उनका फ़ोन लगा फाइनली मुझे। उन्होंने कहा कि कल छुट्टी ले लो तुम, कि ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, एक दिन छुट्टी ले लो। एक दिन की छुट्टी दी उन्होंने। हमने ये भी सुना था कि महेश भट्ट जी जब फिल्म बनाते हैं तो वो बहुत बजट को लेकर के भी बहुत कंसर्न रहते हैं कि आप बहुत हाई महेश बजट भट्ट पे ना नहीं, जाएं। महेश भट्ट उसमें पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ते हैं। नहीं, नहीं, वो लेकिन मुकेश जी है। मुकेश लेकिन जी। उनको मतलब एक उल्टी खोपड़ी का डायरेक्टर मिल गया, जो जो बजट उन्होंने दिया था उससे कम में मैंने बना के दे दी। जी हाँ, ये इंसिडेंस हमने सुना है कि आपने मेकअप वैन्स भी यूज़ नहीं किए थे आई थिंक उस कुछ एरिया नहीं में यूज़ किया जाने था। के वो लिए उस जो। वक़्त सहायता ये भी थी कि भई राजकुमार तभी नया-नया था, लोग ज़्यादा पहचानते नहीं थे, तो हम उन कंडीशंस में काम कर पा रहे थे। तो अब मतलब मुश्किल हो जाता है राजकुमार को बॉडीगार्ड के बिना बाहर निकलना। जी। तो वो मुझे उस बात से खुशी भी होती है, कभी-कभी दुःख भी होता है कि अच्छा ऐसी फ़िल्म कैसे बनाएँगे हम? जी, बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे जो भी अभी बैठे हैं आई थिंक आई एम श्योर इन लोगों के भी दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जी, होंगे जी, जो जी। आपसे जानना चाहेंगे। आपके पास माइक कोई दे सकता है? आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर एक क्वेश्चन है उमरता का, कि मैंने सुना था मुकुल देव सर ने आपको लाइक बहुत साल 2005 में आई गेस पिच की थी वो आपको, तो इतना समय क्यों लग गया उस मूवी को लाने में सामने? 13 साल। भई मुझे अच्छी फ़िल्म बनाने में 20 साल लगे, तो वो फ़िल्म बनाने में 13 साल लगे, तो उसमें क्या हाँ वो भी है। मतलब मुझे भी बहुत टाइम लगा अच्छी फ़िल्म बनाने को। वो मतलब था, कोई बनाने को तैयार नहीं था, तो वो हर फ़िल्म का की अपनी एक डेस्टिनी होती है। और लेकिन आप सिटी लाइट्स देख के ओमेटा का सवाल क्यों कर रहे हैं मुझे? नहीं सर मेरा वो सवाल है आपसे। नहीं सर मेरा ये क्वेश्चन था बहुत साल कि 13 साल क्यों लग गए, वो जानना था मुझे। क्योंकि नहीं बन पा रही थी, कोई बनाना नहीं चाहता था। एक कुछ सच होते हैं जो लोग जब फ़िल्म आई थी तब भी उस सच को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आज
लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो मसूद अज़हर को आप प्रोक्लेम कर दो एज अ टेररिस्ट, और मतलब पाकिस्तान जो पनाह दे रहा है टेररिस्ट, जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विसेज मिलिट्री जो पनाह देती है टेररिस्ट ग्रुप्स को, उनको हम उनके बारे में खुल के बात करें। तो वो मैंने मतलब उस वक्त 2005 से हम लोग इस बात को फिल्म के ज़रिए कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ सच होते हैं जो मतलब कड़वे होते हैं, जब मतलब बुरा होता है तब हम उन सच को स्वीकारते हैं। तो वो मतलब दुख की बात है, लेकिन अब फिल्म होती है, फिल्म देख के भी मुझे नहीं लगता है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते मेरी फिल्म देखकर। और सर सिटी लाइट्स का पूछता हूँ कि पत्रलेखा जी अंडर प्रेशर में क्यों थी ड्यूरिंग सिटी लाइट्स? अंडर प्रेशर नहीं थी उनको, मतलब शुरू में प्रेशर रहता है, पहली फिल्म थी उसकी, तो एक प्रेशर रहता है उसका, क्योंकि आपके साथ राजकुमार जैसे एक्टर भी है, मेरे जैसे डायरेक्टर है जो मतलब सीनियर माने जाते हैं, तो वो एक प्रेशर लेकिन रहता है। एंड ऑफ द मूवी आपने उनका प्रेशर खत्म होते देख लिया होगा, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने डांट के उनको उस प्रेशर से हाँ, रिलीज हाँ, किया था। जी, वो अभी सुना। किसी और को भी सवाल पूछने दीजिए। जी नमस्कार दादा। सर आपके राइट में। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार सर, सबसे पहले बधाई। आप उन चंद डायरेक्टर्स में से एक हैं जो ब्लॉकबस्टर ना छोड़ते हुए भी इतनी अच्छी सिनेमा बना रहे हैं। और मेरा प्रश्न भी माफ़ कीजिएगा, सिटी लाइट से रिलेटेड नहीं है। मेरा सिटी प्रश्न लाइट्स पे पूछ लो। सर नहीं, एक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये ब्लॉकबस्टर की जो बात है ना, जी। सिटी लाइट्स कमर्शियली बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी। मतलब मेरी उन फिल्मों, क्या मेरी बात बहुत कम फिल्में हैं जो बहुत पैसे कमाती है, जी। लेकिन उन फिल्मों में से है जो मतलब पैसे, एक्चुअली उसने बहुत पैसे कमाए हैं, फिल्म ने प्रॉफिट किया है सबके म्यूजिक लिए। बहुत अच्छा उसका म्यूजिक, रहा सिर्फ है। म्यूजिक नहीं, फिल्म of भी course। मतलब काफ़ी चली, और उसने पैसे कमाए थे। प्रोड्यूसर्स सारे जो फॉक्सा स्टूडियोज, मुकेश भट्ट, उन सब ने प्रॉफिट कमाया था। और मतलब मुकेश भट्ट से ये कहलवाना कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने मुझे सामने से कल भी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में प्रॉफिट कमाया था, बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा था। तो सर सॉरी सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब अपनी अलीगढ़ आ रही थी, अलीगढ़ में सेंसर बोर्ड ने कह दिया था कि हम इसे एडवर्टीजमेंट नहीं करने देंगे, टीवी में एडवर्टाइज नहीं करने देंगे, और 10 बजे के बाद होगा जो भी होगा। तो सर ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती हैं जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड थी, होमोसेक्सुअल सेक्शन जो भी था, मैं सॉरी याद नहीं। बताइए ना। तो ऐसे चीज़ों से आप कैसे टैकल करते हैं? उड़ता पंजाब में भी हुआ था ये, आपकी फिल्म के साथ मतलब भी हुआ था। ये सवाल जो है, अब मतलब मैं उसका जवाब दे के एक्चुअली थक गया हूँ। ये सेंसर बोर्ड है हम्म, तो आपको मतलब उसके साथ यू हैव टू डील विद इट, कि आपका ये, अगर आपके देश में ये सरकार है तो आपको इस देश में जीना है ना, तो उस सरकार के साथ जीना सीखो। मतलब रो के फायदा नहीं है कि भाई ये सरकार क्यों है। जी। जी। तो वही है कि सेंसर बोर्ड है तो रो के फायदा क्या, सेंसर बोर्ड से हम लड़ते रहेंगे। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर मेरा नाम मान सिंह है। सर मेरे को ये पूछना है कि पिक्चर में आपने राजकुमार राव जी के बारे में बताया और पत्रलेखा के, लेकिन विष्णु सर का जो रोल कर रहे थे सर, वो तो अपने आप में अमेजिंग था एकदम। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि वो ही एक्टर है इस फिल्म के जी जी जी। अधिकतम। जी ये वो मतलब बहुत ही कमाल के लेखक है, कवि है, और एक्टर भी, मानव अच्छा कौल। अच्छा जी अच्छा। तो ये मानव कौल ने, इससे पहले मैंने मानव कौल को 2 फिल्मों में देखा। 1971 करके एक फिल्म थी जो बहुत कम लोगों ने देखी है, हाँ, नहीं जो बहुत बेहतरीन फिल्म है। तो उसमें थे मानव, जिसमें मनोज बाजपेयी, रवि किशन, बहुत सारे एक्टर्स थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो लोग। और काइपोचे करके फिल्म थी जिसमें वो मामा जी बने थे, तो मैंने उनको देखा था। इसमें कास्टिंग, जो डायरेक्टर, जो एक्टर है जिन्होंने, वो लेडीज़ बार का मालिक है ना, जी जी। वो इस फिल्म का कास्टिंग जयेश डायरेक्टर, उसका नाम विनोद रावत है। तो अच्छा विनोद कास्टिंग डायरेक्टर था इस फिल्म का, वो खुद बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो विनोद ने एक्चुअली मानव सजेस्ट किया था इस फिल्म के लिए। और मतलब बहुत सारे सीन्स हैं मानव के इसमें जो मानव ने खुद लिखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो स्क्रिप्ट में था,
मैंने मानव पे मतलब काम ही राइटिंग जरूरत नहीं पड़ी होगी सर ज्यादा काम करने नहीं, क्योंकि राइटिंग उसकी राइटिंग पर मुझे भरोसा था, तो डायलॉग्स जो थे तो मानव को मैं छोड़ देता था कि भाई तुम को जो लगता है तुम लिख के लाना, तुम तैयार करके लाना, मैं पूछूंगा नहीं। तो वो हम लोग ऑर्गेनिक फिर हम लोग बदलते थे, लेकिन वो मानव एक कुछ तैयार करके लाता था। वो मतलब बहुत ही लगा सर जी वो बहुत ही कंप्लीट आर्टिस्ट है कि जो अ, कविता, थिएटर, राइटिंग, वो सारी चीज़ें और एक्टिंग, ये सारी चीज़ें करता है। डायरेक्शन भी उसने 2 फिल्में बनाई है, बेहतरीन फिल्में बनाई है। तो वो एक बहुत कमाल का चॉइस था, और फिल्म के रिलीज़ के बाद एक्चुअली लोगों ने मानव के बारे में बहुत ज़्यादा पूछना शुरू किया था जी, कि भाई ये मानव कौल कौन है। लगा सर देखते ही साथ लगा कि फिल्म में वही याद ज्यादा रहा सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत यादगार कैरेक्टर जी था, और उससे मानव कौल की एक जर्नी नई शुरू हुई थी, जो तुम्हारी सुल्लू में आपने देखा था उसको। जी, ये हेलो गुड आफ्टरनून सर। इस तरफ जी। सर हम इस मूवी में अगर एक चीज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रस्टिक एलिमेंट्स डाले गए इस मूवी में, स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ वो लोग राजस्थान में जिस घर में रह रहे थे स्टार्टिंग, फिर जब वो लोग आए बॉम्बे, जिस घर में पहले वाले घर में फिर दूसरे वाले घर में, बहुत सारे रस्टिक एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और आपने जैसे वो बोला कि राजस्थान में बोथ द एक्टर्स एक्चुअली सॉ द लाइफ एंड दे लिव्ड इट। और सर तो मैं आप एज अ डायरेक्टर आपसे पूछना चाहूँगी, हैव यू एक्चुअली लिव्ड दैट? मतलब वरना उस कंप्लीट थॉट को ब्लेंड करना एक मूवी में डिफिकल्ट हो जाता है अनटिल एंड अनलेस आपने भी उस चीज़ को देखा हो। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन दैट? देखिए, डायरेक्शन का सबसे बड़ा मज़ा यही है कि आप हर फिल्म के ज़रिए एक नई ज़िंदगी जीते हो। तो एवरी कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, जो मैं अपने कैरेक्टर्स और उनकी प्लेसमेंट से, इसलिए मैं बार बार नई जगह ढूंढता रहता हूँ ताकि मैं जी सकूँ, वहाँ जी सकूँ, वहाँ के लोगों के साथ जी सकूँ और उनकी कहानियाँ कह सकूँ। तो वो जो एक मेरे लिए भी वो एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। मैं वैसे बम्बई का पला बड़ा हुआ हूँ। मैंने मतलब एक काफ़ी प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड में बड़ा हुआ हूँ, तो मैं मतलब बाहर बहुत कम गया था। गुजरात जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी प्रोटेक्टेड, एक मतलब रिश्तेदारों के घर में रहते थे, वहाँ खाना खाते थे और फिर बम्बई वापस आते थे। तो मैंने एक्चुअली ज़िंदगी मेरी फ़िल्मों के ज़रिए देखी है। इन लोगों की ज़िंदगियों के ज़रिए मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। तो वही है, और मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि भई ये मतलब एक गिफ्ट है कि मुझे मैं किसी फ़िल्म स्कूल से ना होके, ना किसी का असिस्टेंट बन के मैं डायरेक्टर बन गया। और मैं इतने सालों से 26 साल से एक फ्लूक जो है वो 15 फिल्म बना चुका है। तो वो अपने आप में मतलब किसी बड़े पावर का, कि वो कोई चाहता था कि मैं जिस ज़िंदगी को मैं बचपन में नहीं जी पाया, कि उससे कई ज़्यादा ज़िंदगियों को एक ज़िंदगी में जी लूँ। दैट्स लाइक थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, मैं धीरज रंगारी। आपने इस फिल्म में एक बहुत अच्छा एक जोक डाला सर। स्क्रिप्ट लिखते समय पता नहीं कैसे डाले कि एक वो सेक्रेटरी वो के। वो जोक मानव कौल का लिखा हुआ है। अरे सर बेहतरीन सर, दिल खुश कर दिया सर। वो रियली जोक सारी पब्लिक हंसी सर उसमें। जोक मानव कौल ने कोई और जोक था हमारे पास, लेकिन वो जोक कहने में ही मज़ा नहीं आ रहा था। जी जी और ये जोक का मतलब सबसे कमाल है, हालांकि जोक तो है, मतलब जोक बहुत सेक्सिस्ट है जी जी और मैं बहुत ही स्टूपिड मानता हूँ उसको, तो नहीं वो ठीक। सेक्सिज्म उसका मुझे थोड़ा लेकिन उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है राजकुमार का, जी कि पहली बार जब वो सुनता है और उसको याद करने की कोशिश करता है, और फिर वो जोक को जिस तरह से उसके बॉस को बड़े एक ब्लैंक फेस के साथ, इनोसेंस के साथ वो पूरा जोक कह देता है, जी जी कि उसमें एक कॉमेडी भी है और एक ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी भी जी कि वो जोक जो वो मतलब एक्चुअली खुद जिसको वो बिलीव ना करता हो, जी जी जिसपे उसको खुद हंसी नहीं आई, जी वो उसको कहते हुए लोगों को हंसा रहा है। बिल्कुल तो सर वो बहुत मतलब वो है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सीन है। मुझे इनफैक्ट अच्छा है आपने उसकी बात की। मुझे जी सौरभ शुक्ला जो बहुत ही अच्छे कमाल के एक्टर है और राइटर है, जी तो सौरभ ने मुझे फ़ोन किया था ये फिल्म देखकर। तो फिल्म उसको अच्छी ठीक ठाक लगी थी, लेकिन उसने कहा कि यार ये सीन कमाल था कि एज एन एक्टर कि इस तरह से इस जोक को कहना
जी जी कि चुटकुलों की तरह ना कहना जी जी इसको, और वो बाद में अपने आप उनके में कम। एक्सप्रेशंस भी उसके इतने उनके ब्लैंक एक्सप्रेशंस, हाँ, कि एक्सप्रेशन वो थे जो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन था और हो गया था 10 मिनट में। जी जी तो वो जादू इन एक्टर्स का है। इन्होंने ये क्रिएट किया, मैं तो वहाँ बैठा था, सुन रहा था, मैं भी हँस हँस के गिर गया था। जी जी बहुत सुंदर जोक सर। एक लाइन सर आपके लिए। ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा। सर इज द बेस्ट सॉन्ग सर, बेस्ट। थैंक यू, चलिए थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। धीरज और रंगारी कोई सर मेरा नाम। जी हेलो सर। सर सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ सर इस साइड जी। सर सबसे पहले मैं आपका छत्तीसगढ़ में स्वागत करती हूँ। हम सब बहुत खुश हैं, ये हमारा बहुत अच्छा नसीब है कि आप यहाँ आए हैं और हमें ये मौका मिला कि हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकें। सर आपका बॉलीवुड में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इतने अनुभवी डायरेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ में भी कई अस्पायरिंग राइटर्स डायरेक्टर्स होंगे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो सर आप हमें क्या सलाह देंगे, किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं? बस मैं ये अक्सर सबको कहते रहता हूँ कि आज ऐसा दौर आया है कि जहाँ फ़िल्म बनाने के लिए इक्विपमेंट, लाइट, वो जो एक फ़िल्म का एक हौवा था, जब मैंने फ़िल्म बनाना शुरू किया तब हौवा था कि आपको फ़िल्म चाहिए, रॉ स्टॉक चाहिए, बड़े-बड़े कैमरास चाहिए, बड़े लेंसेज़ चाहिए। तो वो सारा ख़त्म हो गया है। मैंने खुद डिस्कवर किया जब अ, शाहिद और मेरी एक फ़िल्म थी वुडस्टॉक विला, उन दोनों के बीच में 3 साल का अंतर था। तो वुडस्टॉक विला मेरी आखिरी फ़िल्म थी जो मैंने सेल्यूलॉइड पे फ़िल्म पे शूट की थी और मैं उससे निराश था, उस फ़िल्म से निराश था। लेकिन वो था एक बाज़ार की ज़रूरत थी कि मैंने वो फ़िल्म बनाई और मैंने सोचा कि मैं क्या यही बनाने के लिए डायरेक्टर बना, क्या यही ऊपर वाले ने जो मैंने सोचा था कि ये मेरा कॉलिंग है, कि ये कॉलिंग क्या वुडस्टॉक विला बनाने के लिए है? तो वो सवाल से जब मैं जूझ रहा था, तब डिजिटल का प्रवेश हुआ था कि लोग डिजिटल पे शॉर्ट फ़िल्म्स, थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था लोगों ने। तो मुझे वो एक वेबसाइट पर हमारा फ़िल्म मेकर्स का एक वेबसाइट था passionforcinema.com जो बंद हो गया। लेकिन उस वेबसाइट पे हम लोग कमेंट सेक्शन में किसी ने शॉर्ट फ़िल्म के बारे में पोस्ट किया था कि मैंने कैनन 5D पे शूट किया है इसको। तो उससे मतलब मुझे एक वो आया कि भाई ये कैनन 5D पे कर सकता हूँ। वो शॉर्ट फ़िल्म देखकर मैंने देखा बड़ी अच्छी शूट हुई थी। तो उससे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं मेरे पास शाहिद की कहानी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था बनाऊँगा कैसे? क्योंकि उसका बजट किसी ने 4 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 6 करोड़ बताया मुझे फ़िल्म का और उसमें फ़िल्म बन नहीं पा रही थी। अच्छा उसमें मुझे और एक समस्या हो गई थी कि एक एक्टर मिल गया राजकुमार राव नाम का, जिसको कोई ज़्यादा जानता नहीं था। तो उसके साथ फ़िल्म बनाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे मुझे और मैंने तय ये किया था कि ये फ़िल्म बनेगी तो राजकुमार के साथ ही बनेगी। तो कैनन 5D ने आके बचाया। मैंने वो उस एक DSLR कैमरा जो स्टिल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उससे पूरी फ़िल्म बनाई। वो फ़िल्म बन गई थी कुछ अ, उस वक़्त 35-40 लाख में बनी थी। तो वो तो स्टूडियो डिज़नी स्टूडियोज़ ने आके जब खरीदी, हमने लोगों को कुछ पैसे दिए, सबने फ्री में काम किया था। तो पिक्चर 75 लाख की बनी। तो कहने का मतलब ये है कि वो कैमरा का कोई लेना देना नहीं था उस फिल्म से, कहानी का था। और मैं सबको यही कहता हूँ पहले कहानी ढूंढो। कहानी अगर है, वो कहानी जो आप मतलब एकदम कहना चाहते हो, अपनी बात कहना चाहते हो, वो कहानी ढूंढो। अगर कहानी होगी आपके दिल में तो सिनेमा तो सिर्फ ज़रिया है उस कहानी को कहने का। जैसे आप लिखते हो एक पेपर पर, उसी तरह से आप इमेजेस के ज़रिए उस कहानी को लिखोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहानी ढूंढो। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं लेकिन हम कहानियाँ यूट्यूब पर ढूंढते हैं, कहानियाँ हम फेसबुक पर ढूंढते हैं, वहाँ नहीं मिलेगी आपको। वो आपको कहानियाँ ढूंढिए और वो भूख पैदा करिए कि वो हाँ, कहानी वो दूसरों तक कहानी पहुंच हाँ, दूसरों जाए। तक पहुँचे। आपके अपने अनुभव, आपके आसपास के। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में क्यों है? क्यों लोग मतलब बॉम्बे की तरफ जाते हैं? जो इस फ़िल्म के ज़रिए भी एक सवाल है कि क्यों आप आते हो इस शहर में? इस शहर में क्या रखा है? कुछ नहीं है, सिर्फ़ भूख-प्यास है। जो एक भूख है जो कभी मिटती नहीं है। क्योंकि आप हमेशा आगे ही बढ़ने की, क्योंकि आपके आगे जो है वो हमेशा आपके आगे ही रहेगा। और इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जो राजकुमार ने बोला है कि इस चकाचौंध के पीछे बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा क्या है। जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई रायपुर की अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री बन सकती है। आप यहाँ फ़िल्म्स
यहाँ की कहानियाँ, यहाँ मतलब इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, आप उनके साथ मिलके कहानी फिल्म बनाओ छोटी सी, मतलब आप उसको यूट्यूब पे डाल दो, अगर अच्छी होगी मतलब आप वो देखो, जो विलेज रॉकस्टार्स करके फिल्म थी जो नॉमिनेट, जो हमने ऑस्कर्स, इंडिया की ऑस्कर्स एंट्री थी, वो मतलब आसाम के कुछ बच्चे थे जो एमेच्योर एक्टर्स के साथ उस लेडी ने उसने, रीमा दास, उसने डायरेक्ट की, उसने खुद ही शूट किया, म्यूज़िक भी खुद का है, एडिट भी खुद किया फिल्म को, और उस फिल्म को मतलब हर तरह के अवार्ड्स दुनिया भर में उस फिल्म का की तारीफ हुई थी। तो वो फिल्म मेकिंग मतलब, लेकिन उसके पास कहानी थी, वो लोग थे जिसके ज़रिए वो कहानी कह पाए, एक अनुभव था उस जगह का। वो मतलब ऐसा भी इस फिल्म है, लेकिन वो ग्लोबल डायरेक्टर है, तो वो आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना ज़रूरी है कि आप कहानियाँ ढूंढें, और कहानियाँ मतलब अपनी जगह की कहानी, अपने ग्राउंडेड कहानियाँ कहें। हम तो मतलब बम्बई के होके हम मतलब ढूंढते रहते हैं, चाहे कुछ हरियाणा की कहानी, कुछ राजस्थान की कहानी, आपकी कहानी हमसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। थैंक यू सो मच सर। एक दो लोग और जवाब सवाल कर लें। हाँ सर। जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रोशन कुमार है। सबसे पहले सर, सिटी लाइट के आज 5 साल पूरे होने पे आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि राजकुमार राव और पत्रलेखा वो रियल लाइफ में भी पति पत्नी है, पति लेकिन पत्नी नहीं है भाई, मतलब ये तो मत ओ, करो उनके ओ साथ। सॉरी सर, मतलब रिलेशनशिप में है। जी। तो सर लेकिन पत्रलेखा का ये उनका पहला यानी कि मूवी है, और तो सर मतलब उनके साथ काम करने में आपको क्या क्या मतलब मुश्किलें आई, क्योंकि पत्रलेखा कोई मतलब फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं रही हैं। तो सर आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम आप करने अभी में? आए हैं? जी सर। आप अभी बैठे हैं, ज्वाइन किया है आपने? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी हुई हमारी। थी। वो अनुभव अच्छा था, बता दें। अनुभव अच्छा था, वो मतलब नई थी, तो हर तरह के एक्टर के साथ आपको काम करना सीखना चाहिए। तो अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई है, जो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें मतलब करीब 40 बच्चे हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं, हरियाणा से हमने कास्ट किया है उन बच्चों को, उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की है। तो उनके साथ आपको, हर इंसान के अंदर एक एक्टर होता है, मेरे अंदर नहीं है, बाकी सारे इंसानों में है। जी जी। तो लेकिन हर हर इंसान में एक एक्टर होता है, और उस एक्टर को खाली जगाना पड़ता है आपको। उस एक्टर को जगाने के लिए डायरेक्टर चाहिए कि वो आपके अंदर वो एक स्पार्क, कि वो आप कैमरा से पूरी तरह से मतलब आप कि आपको महसूस ही ना हो कि कैमरा है, और आप मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं कैमरा के सामने बस। जी थैंक यू सर। और कोई? हेलो हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, मतलब मेरे क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन में सम करता हूँ कि आपने बोला कि आपकी मूवी ट्रेजिक है, हमने देखा कि वो ट्रेजिक थी। स्टार्टिंग से ही पहले दुकान छीनती है, फिर घर जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी धोखा होता है। एट लास्ट भी यही होता है कि उनकी वाइफ को मिलता है जो, लेकिन हस्बैंड तो मर जाता है। तो एट लास्ट भी मतलब अपन जैसे बॉलीवुड मूवीज में इमेजिन करते हैं कि लास्ट में हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें थी नहीं। तो ये एक डायरेक्टर के लिए भी इमेजिनेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अगर वो इस टाइप की मूवी बना रहा है जिसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग ना हो, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा। और सर एक ही इसके साथ ही एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे कि मैं खुद स्क्रीन राइटिंग करता हूँ, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अगर हम इस छोटे शहर से आपके बड़े शहर में जाके वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो रास्ता है वो कैसा होगा। थैंक यू सर। मतलब मैं अपने दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। मतलब वो क्यों आपको लगता है कि हमारे शहर में आके, हम तो मतलब वेलकम करते हैं अगर आप आते हैं, और मतलब हमारे पास राइटर्स की हमेशा कमी रहती है, तो राइटर्स, लेकिन आप अपनी कहानियों को यहाँ पर बनाने की कोशिश करिए। यहाँ लोग हैं जो डायरेक्टर बनना सर चाहते आप हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा से वाकिफ़ नहीं हैं। हाँ, वही ना बोल रहा हूँ, बहुत मतलब इंडस्ट्री है यहाँ छत्तीसगढ़ की। आप मतलब यहाँ कोशिश कीजिए आपकी कहानियों को यहाँ कहने की, बनाने की। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर कहानियाँ नहीं हैं? ये तो और बहुत ही रिच नहीं, और आप स्टेट है। देखिए, हाँ, यहाँ पे अब हमारे कहानियाँ यहाँ हैं मैम। मतलब आपको पता है हिंदी फिल्मों से ज़्यादा हमारी मराठी फिल्में चलती है महाराष्ट्र की, और मराठी फिल्में हमारी हिंदी फिल्मों से कहीं बेहतर होती है, कहीं बेहतर। सायराट करके फिर जिसके ऊपर धड़क बनी, वो मतलब सायराट इतनी पावरफुल फिल्म थी मराठी में, और उसने धड़क से ज़्यादा बिजनेस भी किया था।
हाँ सर, धड़क को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी सैराट को तो मिली। आप क्योंकि आपने सैराट देखी नहीं है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो मतलब हमारा रीजनल सिनेमा बहुत आज की डेट में बहुत आगे बढ़ा है और बहुत मतलब बंगाली सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, एसएमईज है, वो सब जगह फिल्में बन रही है। तो मतलब वो बहुत लंबा एक ये है, मतलब आप आना चाहे मतलब आप बिल्कुल वेलकम है। मैं कोई होता नहीं हूँ, शहर का मालिक नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी सलाह है आपसे कि आप मतलब यहाँ रह के यहीं पर कहानियाँ बनाई। यहाँ की इंडस्ट्री को मतलब आप जैसे राइटर्स की ज़रूरत है। वो मतलब आप उसको मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि जो आदमी मैं जो कभी कुछ सीखा नहीं था, किसी चीज़ के बिना मतलब 15 फिल्म अगर बना पाया हूँ, तो आप मतलब शुरू किए किए से पहले इतने निराश क्यों हैं? ये मुझे आपकी निराशा समझ में नहीं आती है। निराश नहीं है सर। सर एक हाँ, सिटी लाइट से नहीं तो क्वेश्चन मतलब सिटी लाइट्स, हाँ ऐसी हाँ, फिल्म है जी। कि जो है ट्रेजेडी है। हम पहले से जब हम शुरू किया था फिल्म को हमने, तो मैंने महेश भट्ट को भी कहा था कि ये ट्रेजेडी है, कि दिस इज़ अ ग्रेट ट्रेजेडी। एंड हम ट्रेजिक फिल्म्स कम बनाते हैं, हम ट्रेजेडीज हमारे एक ज़माने में बहुत बनती थी। तो एक उसमें जो कैरेक्टर था उसकी ज़िंदगी में एक हिस्सा है, जो थ्रिलर का हिस्सा है वो मतलब थोड़ा सा फार रिमूव्ड है, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो 2 बीघा ज़मीन जैसा, मतलब एक आदमी शहर में पहुंचता है, उस तरह की ट्रेजेडी मुझे राजकुमार की कैरेक्टर में दिख रही थी कि मतलब हर मोड़ पर उसको मुश्किलें पेश आती है। तो मुझे लगा कि उस तरह का कि एक कहानी हम मेलोड्रामा जो है जिससे हम दूर भागने लगे सटलिटी के नाम पे, तो मेलोड्रामा मुझे दिखाना था फिल्म में। और बिल्कुल ये आम कहानी जैसे यहाँ पर भी जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं, सभी को ये जानना है कि हम बड़े शहर में जाके कैसे काम करें। तो ये आई थिंक इनबिल्ट या कहीं न कहीं हर किसी के युवाओं में इसमें वो चीज़ है। नहीं वही है, उस सिटीलाइट के हीरो में भी थी कि गाँव में रह के उसे लग रहा था नहीं है, जब हम बॉम्बे जाएँगे तो सब कुछ होगा। वही तो वो ट्रेजिक भी ये था कि वहाँ रहकर अगर वो शायद कुछ करता तो हालाँकि कहानी नहीं बनती, बट ये एक जो समाज से उठाई हुई चीज़ें हैं, जो जी स्टोरी बिल्कुल आपने उसमें बिल्कुल बनाई बिल्कुल। है। और कोई पूछना चाहेगा? जी सर नमस्कार। मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये सारे कन्वर्सेशन में एक चीज़ उभर के आई कि आपकी हर मूवी में आपकी हर एक फिल्म आपसे बहुत सारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मांगती है। तो ये जितनी सारी मूवीज़ हैं, उसके एक्सपीरियंस ने क्या आपको चेंज किया पिछले 10-20 साल में, या आपको ज़िंदगी देखने का नज़रिया कुछ बदला, कहानियों को पहचानने का नज़रिया कुछ बदला क्या? तो ये मेरा एक प्रश्न है शायद। हाँ, मतलब 2-3 चीज़ें हुई है। एक तो बाल बहुत सफ़ेद हो गए, ये सारा जो है ना जो इमोशनली आपको ड्रेन करती है उसमें बाल सफ़ेद हो गए, कम भी हो गए थोड़े, कवर करके रखता हूँ। लेकिन हाँ मुझे शेप किया है जो मैं ये जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग जो एक वो हुए हैं मेरा आप। मेरा एक जो नज़रिया है दुनिया की तरफ, एक सोशल जस्टिस का जो मेरा एक जज्बा है, वो उसको शेप किया है। जो कई बार मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्या मतलब मैं क्रिटिकल होता हूँ, किसी एस्टैब्लिशमेंट की एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश पर मैं कई बार क्रिटिकल होता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है सिनेमा ने जो सबसे बड़ा मुझ पर असर किया है, वो मुझे फियरलेस बनाया है। कि कई बार फिल्म आपको एक फ़ियर भी होता है कि मेरी फ़िल्म नहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा? तो वो कुछ फ़िल्में फ़ियर ड्रिवन होती है कि आप एक फ़ियर से बार-बार ना सेफ़ फ़िल्में बनाते हो। मैं अपनी फ़िल्मों के ज़रिए एक फ़ियरलेसनेस मैंने सीखा है, क्योंकि फ़ियर करके मैंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई और वो नहीं चली। उनके फेलियर से मैं सीखा कि इससे बेहतर है कि भई डरे बिना ही आप काम करो। तो शाहिद भी जब बनी थी उसमें बहुत सारे सवाल उठे थे। हर फ़िल्म के ज़रिए कुछ सवाल उठते थे और उन सवालों से मतलब मैं जो इंसान हूँ वो बना हूँ। मैं अपनी फ़ियरलेसनेस अपनी फ़िल्म से पाता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स से, कि वो निडर है तो मैं भी निडर हूँ। थैंक यू सर। लास्ट सर आई वांट टू आस्क अबाउट ओपनिंग इंट्रोडक्शन कि इसमें पहले ओपनिंग माइक पास में रखिए ना। टाइटल्स जो हैं पहले महेश, फिर महेश भट्ट, फिर महेश भट्ट प्रेजेंट्स, हाँ, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों? वो मतलब मुझे भी याद नहीं है। वो मतलब डिज़ाइन एलिमेंट था महेश भट्ट, वो कुछ एनिमेशन किया था कुछ शायद, मुझे खुद याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा दोबारा। मैं जब भी फिल्म देखता हूँ ना टाइटल्स थोड़े आगे कर लेता हूँ मैं।
एक और क्वेश्चन है वेब सीरीज के बारे में कि वो प्लेटफॉर्म में ज़्यादा आज़ादी देता है कंटेंट को लेके। उसके अपने बंधन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे हर में? हर हर प्लेटफॉर्म के अपने बंधन है। वेब सीरीज एक लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग जो बोलते हैं, वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका मौका देता है, और वो मतलब अभी हम इंडियन राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए बहुत नया मीडियम है। हम अभी भी सीख रहे हैं कि उस लॉन्ग फॉर्म को हम किस तरह से एडेप्ट करें। क्या है कि HBO वगैरह ने मतलब वो लॉन्ग फॉर्म राइटिंग उन्होंने 20 साल पहले शुरू कर दिया था। अमेरिकन नेटवर्क्स ने, इंटरनेशनल BBC ने वो लॉन्ग फॉर्म मिनी सीरीज़ वगैरह कर करके उन्होंने वो उसको मास्टर किया था। हम अभी भी सीख रहे हैं कि उस लॉन्ग फॉर्म को किस तरह से हम लिखें, क्योंकि वो एक कैरेक्टर की जर्नी आप मतलब 3 सीज़न में आप देखते हो, उसकी कैरेक्टर के आर्क्स चेंज हो जाते हैं, उसके कैरेक्टर का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा डेप्थ में जाता है। वो डेप्थ में जब जाते हो आप कैरेक्टर के, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि आप मतलब कैरेक्टर को ढूंढते ढूंढते आप मतलब एक डिस्कम्फर्ट वाले जोन में भी पहुंच जाते हो, क्योंकि उसकी जर्नी के अंदर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसा लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा कैसे कैरेक्टर। तो वो एक इसलिए वेब सीरीज़ पर अभी जो काम हो रहा है, जो डिजिटल स्पेस में स्पेशली इंटरनेशनली सारे बड़े डायरेक्टर्स डिजिटल पे काम कर रहे हैं, और उनके सबसे बेहतरीन काम, बहुत सारे बेहतरीन काम उसी से आ रहे हैं। जी। तो वो है एक वो मतलब उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हाइटन करना और उस कॉन्फ्लिक्ट को डेप्थ में एक्सप्लोर करना हमें उसमें मिलता है। और प्लस एक वीकेंड का फ़िलहाल वो नंबर्स का कोई प्रेशर नहीं है, एक दिन आएगा, क्योंकि अभी तो मतलब सब इन्वेस्टर्स के पैसे पे सारे लोग खेल रहे हैं, तो किसी का कोई मेजरमेंट नहीं कि प्रॉफिट कौन बना रहा है, कोई प्रॉफिट देख ही नहीं रहा है। तो एक दिन वो बबल जब बस्ट होगा कि सब देखेंगे भाई ये प्लेटफॉर्म्स वाकई पैसे कमा रहे हैं या नहीं, तब हम पर भी प्रेशर बनेगा। अभी हम पर वो बाजार का प्रेशर नहीं है, हम पर प्रेशर है कि अच्छा कंटेंट दे दो जो सालों तक उस प्लेटफॉर्म पे चलता रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हंसल जी आप Hello. हमारे साथ थे? नहीं प्लीज़, टाइम हो गया है। just one question please. हेलो, कहाँ? ये मैं बोल रहा हूँ। जी चलिए ये, पूछें, अ, पर शॉर्ट City- में पूछिए आप। बिल्कुल शॉर्ट में। ये सिटी लाइट्स फिल्म जो है उसकी थीम, उसका प्लॉट और उसके कैरेक्टर्स बिल्कुल फोकस्ड और कंसंट्रेटेड वे पे चलते हैं। आपने क्या फिल्म बनाते समय ये महसूस नहीं किया कि अगर उसको थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव दे दिया जाता, जो उस क्लास का एनवायरनमेंट है और कैरेक्टर्स उसमें शामिल होते, हो सकता है 15-20 मिनट फिल्म बढ़ जाती तो बेहतर होता और ज़्यादा इफेक्टिव होता। हाँ नहीं, लेकिन वो आपका सवाल आई थिंक समझ में नहीं आया हाँ कि क्या आप नहीं, पूछना चाह वो रहे एक हैं? चॉइस होता है। आप जब फिल्म बनाते हो, मेरी फिल्म्स हमेशा फोकस्ड होती है मेरे सेंट्रल कैरेक्टर पर। हाँ नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव मेरे सेंट्रल कैरेक्टर्स पर होता है और मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी फिल्में लंबी नहीं होती है। मतलब वो हर फिल्म मेकर का एक अलग एक अप्रोच होता है। अनुराग कश्यप मतलब वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, उसकी फिल्में 3.5-4 घंटे की होती है, उसमें स्टेमिना है लिखने का, बनाने का और लोगों को दिखाने का। मुझ में वो स्टेमिना नहीं है। मैं मतलब अपने कैरेक्टर्स को फॉलो करके उनकी जर्नी कंप्लीट करता हूँ। तो हर फिल्म मेकर का एक अपना एक अप्रोच होता है। जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे साथ डिस्कशन किया, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका भी आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छी फिल्म्स बनाते रहें, थैंक यू। अपनी सिनेमा की भूख को बरकरार रखें, इंस्पायर होते रहें और अवार्ड्स लेते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।